Hello, good evening to all of you. Today we will study about two important colligative properties, elevation in boiling point and depression in freezing point. ये elevation in boiling point क्या होता है और depression in freezing point क्या होता है. तो first of all we will study about the elevation in boiling point. In the last turn we have studied about lowering of vapor pressure. Here we have found out that when we add a non-volatile solute to a solvent, the vapor pressure decreases. Vapor pressure जो है आपका decrease हो जाता है, solvent का vapor pressure decrease हो जाता है, ठीक है. Here in case of elevation in boiling point, when we add a non-volatile solute एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, एक नॉन अवाष्पशील सोल्यूट को अगर हम ऐड करते हैं एक प्योर सॉल्वेंट में, तो बॉइलिंग पॉइंट जो प्योर सॉल्वेंट का है वो इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है. तो इसी चीज़ को हम स्टडी करेंगे. तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हम किसी सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में कोई सोल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज़ कर जाता है. नाउ वे डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज़ ए टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है. नाउ इफ़ वी एड ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट टू ए प्योर सॉल्वेंट, देन वेपर प्रेशर डिक्रीजेज, तो वेपर प्रेशर आपका डिक्रीज हो जाता है. तो in order to become the vapor pressure of the solution equal to a atmospheric pressure, we must provide some extra heat. हमें जो है कुछ extra heat जो है provide करना पड़ता है. इसलिए जो आपका in order to increase the vapor pressure of the solution, so the boiling point of the solution increases. boiling point of solution increase हो जाता है, ठीक है. इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके ये फाइंड आउट किया गया है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन है, इज़ प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूट. सोल्यूट की मोलैलिटी के जो है प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, उसके समानुपाती होता है. तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इफ़ जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट वी कंसिडर इज़ टी बी नॉट, then the boiling point of the solution will be TB. Then the difference between TB naught and TB will be the elevation in boiling point. Therefore, the delta TB is equal to TB naught minus TB, elevation in boiling point. जो आपका प्योर सॉल्वेंट है और सोल्यूशन है, उसके बीच में जो आपका डिफरेंस होता है, टेम्परेचर का डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट का, उसी को हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. ये आपका प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूट, सोल्यूट की मोलैलिटी को. मोलैलिटी का डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं कि मोलैलिटी को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट के 1 kg में आपका सोल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, इसी को हम जो है मोलैलिटी कहते हैं, सोल्यूशन की मोलैलिटी कहते हैं. अब अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को हटा दें, इफ़ यू रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी, देन ए कांस्टेंट कम्स, एक कांस्टेंट टर्म आपका आता है. तो डेल्टा टी वी इज़ इक्वल टू, नाउ डेल्टा टी वी इज़ इक्वल टू के बी एम. डेल्टा टी बी आपका जो है के बी एम के बराबर हो जाता है. हियर के बी इज़ ए कांस्टेंट नोन एज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट. इसको हम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है. एंड के बी कैन बी डिफाइंड एज, के बी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम सोल्यूशन की मोलैलिटी यूनिटी ले, 1 मोल लें, अगर सोल्यूशन की मोलैलिटी आपका 1 है, देन डेल्टा टी बी बिकम्स इक्वल टू के बी. तो आपका डेल्टा टी बी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो के बी के बराबर हो जाता है. तो इस तरह से हम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज़ इक्वल टू elevation in boiling point if the molality of the solute is unity. solute की molality आपकी unity है. तो इस तरह से हम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं. फिर इस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का यूज़ करके हम जो सोल्यूट है नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, उसकी जो है मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास को हम डिटरमाइन कर सकते हैं.
इसके लिए हम नोन अमाउंट सॉल्यूट का लेंगे और उसको जो है एक नॉन वॉल्यूम या नॉन मास के सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर देंगे। सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास हमें पता है कि सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है। फिर इस इक्वेशन को यूज़ करके डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम हम जो है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को डिटरमाइन कर सकते हैं। के बी एक सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है और प्रत्येक सॉल्वेंट के लिए के बी की वैल्यू फिक्स रहती है, वो आपका जो है नोन है वो पता रहता है। डेल्टा टी बी को जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो बाई एक्सपेरिमेंट से हम डिटरमाइन करते हैं। एक्सपेरिमेंट मेथड का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करके हम डेल्टा टी बी फाइंड आउट करते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना है। पहले हम जो है प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो है फाइंड आउट करते हैं, फिर उस सॉल्वेंट में नॉन अमाउंट हम किसी सॉल्यूट का ऐड करते हैं और उसका बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। उस डिफरेंस से हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करते हैं और फिर जो है मोलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं। मोलर मास डिटरमाइन करने के लिए हमें जो है जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी वी, के वी की वैल्यू, W2, वेट ऑफ सॉल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट है उसकी मास जो है रिक्वायर्ड होता है। इससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये एक वन ऑफ द एप्लीकेशन है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिससे कि हम मोलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, दिस इज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कि फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन क्या होता है, इसका जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, इसका क्या एप्लीकेशन है और इसको हम जो है किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होता है, इसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सेल डिफ़ाइन कि व्हाट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि freezing point of a pure solvent is the temperature at which vapor pressure of liquid phase becomes equal to vapor pressure of solid phase of pure solvent। pure solvent के solid phase का जो vapor pressure है वो liquid phase के vapor pressure के बराबर हो जाता है। उस temperature को हम freezing point कहते हैं। freezing point डिफ़ाइन किया जाता है। अब फ्रॉम राउल्ट्स लॉ से ये हम डिफ़ाइन कर चुके हैं कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं किसी सॉल्वेंट को तो वेपर प्रेशर डिक्रीज़ करता है, वेपर प्रेशर बिकम्स डिक्रीजेज, ठीक है। तो वेपर प्रेशर अगर कम हो जाता है तो एट लोअर टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज ऑफ जो है सॉल्वेंट के सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है एट ए लोअर टेम्परेचर। इन दिस वे द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट डिक्रीजेज। जो फ्रीजिंग पॉइंट है आपका प्योर सॉल्वेंट का वो डिक्रीज हो जाता है, वो कम हो जाता है। दिस डिक्रीज इज़ नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इस डिक्रीज को हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। इफ़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज़ TF नॉट and the freezing point of solution is TF, then the difference TF naught minus TF is depression in freezing point, delta TF के बराबर होगा। By experiment it has been found that the delta TF is proportional to molality of the solute के मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। अब डेल्टा टी एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को अगर रिमूव करें तो देन ए कांस्टेंट कम्स, एक कांस्टेंट आता है जिसको कि हम के एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। के एफ इज़ नोन एज मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। डेल्टा टी एफ बिकम्स इक्वल टू के एफ एम। डेल्टा टी एफ जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बिकम्स इक्वल टू के एफ एम। M is molality of solute, Kf is molar depression constant. Now we shall define molar depression constant. molar depression constant को हम define करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम जो है molality 1 ले लें, if M is 1 then we see that delta TF becomes equal to Kf। तो delta TF Kf के बराबर होता है। तो इस तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि molar depression constant is equal to depression in freezing point if we take the molality of solute unity। अगर solute की molality हम 1 लेते हैं तो डेल्टा TF KF के बराबर हो जाता है। अब चूँकि यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट
depends upon the molality of solute and molality depends upon the number of moles. molality जो है आपका number of moles पे डिपेंड करती है, तो चूँकि ये प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करता है, ना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, देन देयरफॉर इट इज़ एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये आपकी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। शुरू में ही मैंने बताया है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर दोज प्रॉपर्टीज़ which depend upon the number of solute particles, not on the nature of solute particles. solute particles के नंबर पे डिपेंड करता है, न कि नेचर ऑफ solute particles। चूँकि यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और इसके पहले हमने देखा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीवी, दोनों ही मोलैलिटी ऑफ solute पे डिपेंड करता है और मोलैलिटी ऑफ solute is defined as number of moles of solute per kg of solvent. Therefore, we can say that the elevation in boiling point and depression in freezing point और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ये दोनों जो है आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट कम्स एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का एप्लीकेशन क्या होगा, तो इसका भी यूज़ जो है हम मोलर मास डिटरमाइन करने के लिए, नॉन वोलेटाइल मल्यूट सल्यूट है उसके मोलर मास को डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, जिनका कि मोलर मास हम दूसरे मेथड से नहीं निकाल सकते हैं, तो इस मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम जो है एक प्योर सॉल्वेंट लेंगे और बाई एक्सपेरिमेंट उसके जो है फ्रीजिंग पॉइंट को हम डिटरमाइन करते हैं। मान लीजिए कि वो आपका TF0 है। फिर हम जो है नॉन अमाउंट ऑफ सल्यूट, नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड करते हैं इस सॉल्वेंट को, और फिर जो है अगेन जो है फ्रीजिंग पॉइंट इज़ डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट करके फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का निकालते हैं। एंड बाय द डिफरेंस ऑफ दिस टू वैल्यूज़ TF0 एंड TF वी फाइंड आउट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF को हम फाइंड आउट करते हैं। KF जो पर्टिकुलर आपका सॉल्वेंट है, KF की वैल्यू फिक्स रहती है, तो वहाँ से हम KF वैल्यू पुट करते हैं। एंड नोन अमाउंट ऑफ सल्यूट हम लेते हैं, तो उसका मास W2 जो है हमें नोन रहता है, मोलर मास M2 हमें फाइंड आउट करना है, W1 मास ऑफ सॉल्वेंट है वो नोन रहता है। नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या नोन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं और उसको फिर डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके उसको मास में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हमें KF की वैल्यू जो है नोन है और डेल्टा TF हम जो है एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट करते हैं, तो W2 और W1 की वैल्यू अगर आपको पता है तो मोलर मास सल्यूट का हम डिटरमाइन कर सकते हैं इस मेथड से। ठीक है, तो ये मेथड आपका कहलाता है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास बाय डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से मोलर मास को कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये दो जो है आपकी महत्वपूर्ण जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिससे कि हम मोलर मास सल्यूट का डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है थर्ड वन जो आपकी या लास्ट वन आपकी जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, दिस इज़ ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर। कि ऑस्मोसिस का जो फिनोमेना है, इस वाले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑस्मोसिस को डिफ़ाइन करेंगे कि व्हाट इज़ ऑस्मोसिस। फिर हम उस चीज़ को ये प्रूव करेंगे कि ऑस्मोसिस इज़ आल्सो एन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये भी आपकी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो कि नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, ना कि नेचर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स की। और ऑस्मोसिस को डिफ़ाइन करने से पहले सबसे पहले हमें एक दूसरी चीज़ डिफ़ाइन करनी पड़ेगी, दूसरी प्रोसेस, वो है आपकी डिफ्यूज़न प्रोसेस। व्हाट इज़ डिफ्यूज़न? डिफ्यूज़न क्या होता है और ऑस्मोसिस उससे किस तरह से अलग है, भिन्न है, ये चीज़। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, क्योंकि ऑस्मोसिस को समझने के लिए आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में जानना आवश्यक है। तो डिफ्यूज़न इज़ ए प्रोसेस। डिफ्यूज़न एक प्रोसेस है जिसमें कि द फ्लो ऑफ गैसेज या जो आपका सॉलिड पार्टिकल्स है उसका फ्लो होता है फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन तक जो है फ्लो स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है, अपने आप जो है फ्लो होता है, जब तक कि कंसनट्रेशन ऑफ गैस बिकम्स इक्वल ऑन ईच साइड। दोनों ही साइड में आपका गैस का कंसनट्रेशन जब तक इक्वल ना हो जाए तब तक जो है आपका
गैसेस का फ्लो होता है। इस प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न प्रोसेस कहते हैं। इसमें कोई मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या किसी तरह की मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और इसमें जो है आपके जो गैस के पार्टिकल्स हैं बोथ साइड में या बोथ डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियसली फ़्लो करते हैं जब तक कि दोनों तरफ में कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। फिर नेक्स्ट आता है आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन्स जो हैं 3 तरह की होती हैं। एक परमेबल मेम्ब्रेन जो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही पार्टिकल्स को अपने से पास होने देती है, उनसे पास हो सकते हैं सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, इतने बड़े उसके होल्स होते हैं। एंड सेकेंड वन इज़ नॉन परमेबल मेम्ब्रेन, जिससे कि ना तो सॉल्यूट और ना ही सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्लो हो सकते हैं। थर्ड वन जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिसको कि हम ऑस्मोसिस को स्टडी करने में यूज़ करेंगे, इट इज़ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या अर्ध पारगम्य झिल्ली। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये सॉल्यूट पार्टिकल्स को तो पास आउट नहीं होने देता, लेकिन सॉल्वेंट पार्टिकल्स इससे पास हो जाते हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इससे जो है पास आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम नेक्स्ट टर्न पे ऑस्मोसिस को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।